हाय गाइस, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और अपने जो हमारी दो जो बुक थी क्लास 6 की वो हमने पढ़ लिया। आज हम उसका तीसरी बुक का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सरकार क्या है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। देखिए, जो सरकार जो शब्द का जो आपने शब्द है, इस शब्द का यूज कई बार करा होगा और आपने इसे कई बार सुना भी होगा। और आज हम जो सरकार शब्द है, जो ये सरकार क्या है, इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जो सरकार की जो भूमिका होती है हमारे जीवन में कितनी होती है और सरकारें क्या करती हैं, सरकारें कैसे बनती हैं, सब वे क्या निर्णय लेती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं, और अलग-अलग तरह की सरकारों के बारे में, लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बारे में और उनमें अंतर क्या होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो कोई भी देश हो, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए एक सरकार की जरूरत होती है। अलग अलग निर्णय लेने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए एक सरकार की जरूरत होती है। और ये जो निर्णय कई विषयों से संबंधित होते हैं, बहुत सारी चीजों से संबंधित होते हैं, जैसे कि स्कूल आदि से संबंधित होते हैं, और जो आपके शिक्षा से, सड़क से, और की सड़क कहाँ बनाई जाए, और बहुत ज्यादा महंगाई हो जाने पर भी जैसे कि चीजों के दाम, बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है और जो चीजों के दाम है उन्हें कैसे घटाया जाए, और बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, जो बिजली आदि है उसके करों को कम किया जाए और टैक्स कम लगाए जाए, मतलब टैक्स कितने कहाँ कैसे लगाए जाए, और और कई सामाजिक कार्यों का मुद्दों पर भी जो हमारी सरकार होती है वो कार्रवाई करती है। जैसे कि सरकार गरीबों की मदद करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम या योजनाएं चलाती है, और इसके अलावा बहुत से महत्वपूर्ण कार्य भी करती है, जैसे कि वो डाक एवं रेल सेवा चलाना, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण काम जो हमारी सरकार करती है। और इसके अलावा सरकार का बहुत सारे काम भी होते हैं। एक सबसे बड़ा काम होता है सुरक्षा का। क्या होता है? सुरक्षा का। जो हमारी सरकार होती है वो जो हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा है उस पर भी काम करती है। और जो दूसरे देश होते हैं, ऐसे नहीं कि हर किसी देश से आप लड़ते रहेगा आपका देश, ऐसा थोड़ी ना होता। जो दूसरे जो देश होते हैं उनके साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए भी जो हमारी सरकार होती है उसकी ही जिम्मेदारी होती है। और जो हमारी सरकार होती है उसका यह काम होता है, उसकी यह भी जिम्मेदारी होती है कि जो हमारे देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी सुविधा मिले। और जब प्राकृतिक विविधता घेर देती है, कोई भी जो प्राकृतिक विपदा होती है, जैसे कि हमारे सुनामी हो गया, भूकंप हो गया और बाढ़ आदि हो गया, ये जो प्राकृतिक विपदा होती हैं, तो ये मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। जो सरकार होती है वो मुख्य रूप से पीड़ितों की सहायता करती है, जो लोग इनमें पीड़ित होते हैं, जे जो लोग इनके कारण अफेक्टेड होते हैं, जो लोग इनके कारण अफेक्टेड होते हैं, उनकी सहायता सरकार करती है। और अगर कहीं अपराध हो जाए, किसी दो लोगों के बीच में अपराध हो जाए, कोई इसी राज्यों के दो राज्यों के बीच में अपराध हो जाए, तो इन अपराधों को, सॉरी, विवाद हो जाए, उन विवादों को, या कोई अपराध करता हो तो भी लोग न्यायालय जाते हैं। और न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। जो न्यायालय है वो सरकार का भी सरकार का ही एक अंग है। और आपको ये जानकर हैरानी सी भी हो रही कि सरकार इतना सब कुछ कर पाती है, और सरकार के इन कामों को करना क्यों जरूरी होता है। देखिए, जब लोग इकट्ठे रहते हैं और एक साथ काम करते हैं तो एक हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है, जिसमें आवश्यक निर्णय लिए जा सके, और कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हों। जैसे कि उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा जरूरी होती है, कि जो लोग होते हैं वो सुरक्षित महसूस करें। संसाधनों को नियंत्रण करने के लिए, और जो देश की जो सुरक्षा होती है, सीमाओं की जो सुरक्षा होती है, तो उसे सुरक्षित रखें। जिस देश की सुरक्षा, सीमाओं की जो सुरक्षा है वो जरूरी होती है, ताकि जो लोग होते हैं उस अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है और वे नियम बताती है। जो सरकार होती है वो कानून नियम सरकार बनाती है। कानून कौन बनाती है? सरकार बनाती है, और निर्णय लेती है कि अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके स्कूल में बहुत सारे बहुत सारे समूह होते हैं, जैसे कि अध्यापक आपके टीचर हो गए, और ऑफिस के जो
ऑफिस के कर्मचारी हो गए, और चपरासी आदि, और सफाई कर्मी हो गए, या ड्राइवर आदि हो गए, और कैंटीन स्टाफ हो गया जो कैंटीन में काम करता है, जो ये लोग होते हैं, ये जो लोग होते हैं, ये जो अपने समूह में काम करते हैं, ये जो लोग होते हैं, और ये जो लोगों के समूह होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, आपके स्कूल में अलग अलग काम करते हैं, लेकिन सबका जो मोटिव एक ही होता है कि विद्यालय के जो आपके जो स्कूल है उसके कार्य को सही से करा जाए, और स्कूल का जो कार्य है उनका सुचारू निर्वाह किया जाए। सबका एक उद्देश्य होता है, और वो एक दूसरे को आपस में हेल्प भी करते हैं, एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। और ये जो सभी जो समूह होते हैं उनके ऊपर एक अधिकारी होना चाहिए, मतलब एक उच्च अधिकारी उनके ऊपर होना चाहिए, जो कि उनके बीच में नियम बनाए, और उनका निर्णय लेने, और प्रत्येक जो समूह के कार्य को, जो हर एक समूह है उसके जो वर्क है, उसके जो काम है, उसे का निर्धारण करें। जो उनके जो काम है उन्हें बताए कि उनका क्या काम है, और उनके कामों का बंटवारा भी करे, और जो उनमें जो आपसी झगड़ा या आपसी विवाद हो उसे वो निपटाए। और वह जो अधिकारी हो, वो जो उच्च अधिकारी हो, सभी समूह का ध्यान रखे। तो इस तरह की जो आपके स्कूल में जो ये पद है, ये पद किसका होता है? ये पद आपका सीधे प्राचार्य का होता है, प्रधानाध्यापक का होता है। तो इसी तरह जो हमारा देश है उसमें भी अलग अलग समूह, अलग अलग चीजें, लेकिन उनके ऊपर निर्णय बना लेने के लिए, कानून बनाने के लिए एक ऐसे उच्च अधिकारी या उच्च समूह की जरूरत होती है, जिसे हम सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम सरकार कहते हैं। और सरकार के बहुत सारे अंग भी होते हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय हो गया, और भारत का पेट्रोलियम या भारतीय रेलवे। तो आइए आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, भारत के, ओ सॉरी, सरकार के स्तर। तो पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को। तो जैसे कि आप सब जानते हैं जी कि जो सरकार होती है वो बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है, मतलब बहुत सारी या कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है। तो जो हमारी सरकार होती है वो बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार होती है। तो जो ये सरकार होती है सारे जो इंतजाम कैसे करती है, जो सरकार होती है वो ये सारे जो इंतजाम कैसे करती है? देखिए, जो सरकार होती है वो अलग अलग स्तरों पर काम करती है, अलग अलग स्तर पर काम करती है, जैसे हमारे स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, एवं राष्ट्रीय के स्तर पर। देखिए, जो स्थानीय स्तर का मतलब होता है कि आपका गांव आदि, और या शहर, क्या, शहर, आपके शहर या मोहल्ला हो, तो ये हो गया आपके स्थानीय स्तर पर। जो सरकार होती है वो आपके तीन स्तरों पर काम करती है। तो हमारा गांव, शहर और मोहल्ला जो है कि आपका स्थानीय स्तर में आते हैं। और जो दूसरा आता है हमारा, पहला तो हमारा स्थानीय स्तर हो गया, गांव, शहर, मोहल्ले, और फिर आता है आपका राज्य स्तर, मतलब कि पूरे राज्य का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि हरियाणा या असम, जो एक अलग अलग राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जो कि सरकार पूरे राज्य पर काम करती है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें एक राज्य दे रखा है उत्तर प्रदेश, ये हो गया राज्य स्तर का। क्या किसका हो गया? राज्य स्तर का। और यहाँ पर एक शहर है जो इसकी लखनऊ लखनऊ है, ये स्थानीय स्तर का हो गया। जो सरकार का स्तर है वो स्थानीय स्तर का हो गया, या राज्य स्तर का हो गया। और दूसरा जो है वो राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध, जो कि जो राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार है उसका संबंध पूरे देश से होता है, जो कि हमारा पूरा देश है। जो हमारे राष्ट्रीय स्तर की सरकारें हैं उनका संबंध पूरे जो हमारा देश है भारत से होता है। तो तीनों स्तर की सर तीन स्तर होते हैं सरकार के, एक तो हमारा स्थानीय स्तर हो गया, और एक हमारा राज्य स्तर हो गया, और एक हमारा राष्ट्रीय स्तर हो गया। जैसे कि आप मान लो कि हमारा जो भारत है उसमें 28 28 जो है वो राज्य हैं। क्या है? 28 राज्य हैं, और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जो हमारा भारत है, जो कि एक बहुत ही बड़ा देश है, और इसमें जो 8 हमारे 28 जो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसके अलावा जो हमारे सरकार के 3 स्तर होते हैं। पहला जो स्तर होता है वो केंद्र स्तर होता है,
कौन सा स्तर होता है? केंद्र स्तर होता है, केंद्र सरकार। और जो हमारा दूसरा होता है हमारा राज्य सरकार। कौन सा होता है? राज्य सरकार। और जो हमारा तीसरा होता है वो होता है स्थानीय स्वय शासन। इसे के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। स्थानीय स्वय शासन। स्थानीय स्वय शासन, तो ये हमारी जो सरकार होती है उसके तीन स्तर होते हैं, जैसे कि हमारा है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वय शासन। तो ये जो हमारी केंद्र सरकार होती है वो सर्वोच्च स्तर पर कार्य करती है। जो हमारी ये केंद्र सरकार होती है ये सर्वोच्च स्तर पर कार्य करती है। सबसे ऊपर स्तर पर जो हमारी केंद्र सरकार कार्य करती है वो सर्वोच्च स्तर पर, कौन से स्तर पर? सर्वोच्च स्तर पर हमारी कार्य करती है केंद्र सरकार। जिसका जो मुख्यालय, हमारी केंद्र सरकार का जो मुख्यालय, हमारी राजधानी दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। जो हमारी भारत की जो राजधानी है उसका, भारत की जो राजधानी है उसमें हमारी केंद्र सरकार का मुख्यालय। ठीक है। और ये जो है ये पूरे देश के बारे में निर्णय लेती है। जो हमारी केंद्र सरकार होती है पूरे देश के बारे में निर्णय लेती है। और जो विश्व के अन्य जो देश होते हैं उनके साथ अच्छे संबंध रखा बनाकर रखना भी जो हमारा केंद्र सरकार है इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्या महत्वपूर्ण कार्य है? कि जो किसी अन्य जो देश है, विश्व के अन्य जो देश है उनके साथ भी एक अच्छे संबंध स्थापित करे, अच्छे संबंध रख। तो अब अपने राज्य के सरकार के बारे में देखते हैं। देखिए जो राज्य सरकार होती है, जो राज्य सरकार होती है वो मेनली राज्य स्तर पर कार्य करती है। राज्य स्तर पर मतलब ये राज्यों से जो संबंधित विषय होते हैं, जो राज्यों से संबंधित विषय होते हैं उनको देखती है। और इसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो राज्य, और उस जो राज्य वह राज्य से संबंधित होती है। जो जो राज्य सरकार होती है वो मेनली राज्य से जो संबंधित विषय होते हैं उसे देखती है। और इसके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो पूरे जो इसका जो राज्य होता है उस पर ही लागू होते हैं, जो हमारी राज्य सरकार होती है। अब जो उस राज्य में निवास करेंगे उन लोगों पर ही ये कानून या लागू होंगे, या उन्हीं लोगों के बारे में निर्णय ले सकती है जो हमारी राज्य सरकार होगी। तो जो हमारा तीसरा होता है जो कि हमारा स्थानीय स्वशासन है, जो हमारा तीसरा भाग स्तर होता है, ये तीसरा प्रकार होता है सरकार का। तो ये सरकार का सबसे निम्न स्तर होता है। क्या होता है? सरकार का निम्नतम स्तर होता है। सरकार का निम्नतम स्तर होता है, सबसे निचला स्तर यही होता है। तो ये जो होता है ये कस्बे, नगर, मोहल्ले व गांव में निवास जो करने वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने क्षेत्र से संबंधित जो होता है उस विषयों पर निर्णय लेने की इसमें शक्ति रखते हैं। मतलब ये जो स्थानीय स्वशासन होता है इसमें जो जो वहां पर निवास करने वाले, जो कस्बे में, नगर या मोहल्ले में निवास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपने क्षेत्र से संबंधित विषयों पर अपने निर्णय लेने की शक्ति रखते हैं, मतलब अधिकार रखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। सो गाइस ये जो आप देख रहे हैं इस मैप को, ये भारत का प्रशासनिक प्रभाग है, मतलब भारत का जो सन 2011 का जो प्रशासनिक मैप है जिसे आप ये देख रहे हैं। तो ये जो मैप है इसमें जो हमारा जो आंध्र प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश जो राज्य है जिसका पूर्ण गठन हुआ था, कब हुआ था? 2 जून 2011 को, तो सॉरी 2014 में हुआ था। और इसमें जब 31 अक्टूबर 2019 को जब हमारे जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख जो दो अलग अलग राज्यों में बट गए थे, जम्मू कश्मीर जो दो अलग राज्यों में अलग होकर केंद्र शासित प्रदेशों में बैठ गया था जम्मू और कश्मीर, उसका भी यहाँ पर मैप हमें दे रखा है। ये रहा जो हमारा लद्दाख है और यहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर है। तो आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नाम है सरकार एवं कानून। तो पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए जो किसी भी देश की जो सरकार होती है वो कानून बनाती है।
किसी देश की सरकार जो होती है वो कानून बनाते हैं और जो उस देश में जो रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें यह कानून मानना पड़ता है। केवल यह वही तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। इस सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, शक्ति होती है, वैसे ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे जो सरकार होती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो सरकार होती है उसके वो गाड़ी चलाने वालों के पास लाइसेंस होना चाहिए उसके अनुसार। अगर कोई बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है, जुर्माना भरना पड़ता है। देखिए, अगर सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा जो लोग हैं उन्हें लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा, और तो वो भी कुछ कदम उठा सकते हैं। अगर उन्हें लगे कि वो सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो सही नहीं कर रही है, वो उस कार्रवाई से असंतुष्ट हो, तो न्यायालय जा सकते हैं। किसी कानून को ढंग से पालन नहीं हो रहा या उनके किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण उसे नौकरी में नहीं लगाया गया, तो वह न्यायालय जा सकता है और ये दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है, और तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाना जरूरी होता है। और देखिए, जो हमारी सरकार होती है उसका जो सबसे पहला काम होता है वो कानून बनाना होता है। प्राथमिक कार्य क्या होता है? लोगों के लिए कानून बनाना। लोगों के लिए जो हमारी सरकार होती है उसका प्रथम काम यही होता है। और प्रत्येक व्यक्ति जो हर एक नागरिक है उसका कर्तव्य होता है कि वह कानूनों को पालन करे, जो उसके देश के कानून है उनका पालन करें। और जो बहुत सारे लोग होते हैं वो कानून का पालन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कानून का पालन नहीं करना चाहते। तो सरकार के पास ऐसी भी शक्ति आदि होती है, जैसे कि हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि जैसे कि यहाँ पर जो कानून का पालन नहीं करेगा वो उसे से जेल काटनी पड़ेगी। मतलब जो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाएगा उसे जेल काटनी पड़ेगी, जुर्माना पड़ना पड़ेगा। तो सरकार के पास ऐसी भी शक्ति होती है जिससे वो कानून का पालन करवा सकती है। और हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि सती प्रथा का है। जो सती प्रथा है, जो हमारे बहुत पुराने टाइम में होती थी, मतलब 1600 के करीब ये सती प्रथा होती आई थी। जो कि जब किसी स्त्री के जो पति होता था उसके मर जाने के बाद वो उसे सती होना पड़ता था। तो ये जो प्रथा थी 1600 के करीब आकर ये प्रतिबंध कर दी गई थी, और जो हमारा जो संविधान है उसमें भी जो ये जो प्रथा है ये प्रतिबंध है। ये प्रतिबंध है। अगर इस चीज सती प्रथा का चलाने का प्रयास कोई करता है या सती प्रथा के कानून को कोई तोड़ता हुआ पाया जाता है तो वो अपराधी होगा। और इस कानून को पालन करवाने की जो शक्ति है वो सरकार के पास होगी। या तो उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाएगा या उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। तो आइए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नाम है सरकार के प्रकार। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, जो सरकार होती है, सरकार को निर्णय लेने और कानून को पालन करवाने की यदि यानी उन्हें बाध्य बनाने की, जो कानून होते हैं उनमें पालन जरूर करना है उनका, ये बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? तो उन्हें इतनी पावर कहाँ से आती है? जो ये बात, ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है, इसका उत्तर इससे मिलता है कि किसी देश में सरकार कैसी है, मतलब किसी देश की सरकार कैसी है, वहाँ की सरकार कैसी है। तो ये जो लोकतंत्र में जो लोग होते हैं वो खुद के द्वारा सरकार चुनते हैं। जो लोकतंत्र में लोग होते हैं सरकार को चुनते हैं, और लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार की जो है वो शक्ति होते हैं। और लोग ऐसे चुनाव के माध्यम से करते हैं। जो लोग होते हैं वो जो सरकार होती है वो चुनाव के माध्यम से चुनते हैं, और वो अपनी जो पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। और एक बार चुन ले जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। जो नेता चुने जाते हैं वही लोग सरकार बनाते हैं। वही लोग क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। और जो अपने निर्णय में उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है, और अपनी सफाई देनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सरकार होती है, जो किसी भी देश में सरकार होती है, वो कितने प्रकार की सरकार हो सकती है किसी भी देश में, तो जानते हैं? देखिए, जो इतिहास में जो सरकारें रही हैं, जो इतिहास में, जो मानव सभ्यता के जो इतिहास में, मानव के इतिहास में 3 प्रकार की सरकारें रही हैं। कितनी?
तीन मुख्य सरकारें रही हैं। तीन मुख्य सरकार रही हैं। पहली जानते हैं। देखिए जो पहला ए होती है वो राजतंत्र होता है। क्या होता है? राजतंत्र होता है। देखिए हम किसी पेज पर समझ, तो पहली जो होती है वो राजतंत्र होता है। और जो हमारी दूसरी तरह की सरकार होती है वो तानाशाही तंत्र होता है। क्या होता है? तानाशाही तंत्र होता है। तानाशाही तंत्र होता है। और जो हमारी तीसरी तरह की सरकार होती है वो प्रजातंत्र होता है, मतलब डेमोक्रेसी होता है। तो अपने पहले हम राजतंत्र की तरफ चलते हैं। देखिए जो राजतंत्र की जो सरकार है वो कुछ ही वर्षों में, मतलब हाल के ही जो वर्षों में, अभी के वर्षों में एक एक राजतंत्र जो सरकार है वो एक सबसे आम स्वरूप रहा है। जो सबसे आम स्वरूप रहा है जो जो राजतंत्र सरकार है। और जो राजतंत्र की जो सरकार है इसमें राजा रानी होते हैं। क्या होता है? राजा और रानी होते हैं। ये जो राजतंत्र की जो सरकारें होती हैं इसमें, और इन्हीं में ही राष्ट्र के जो संचालन की जो शक्तियां वो निहित होती है। क्या होती है? राष्ट्र के संचालन की जो शक्तियां होती हैं वो इन्हीं में निहित होती हैं, इन्हीं में, इनके ही अंदर होती हैं। जो राजा रानी होते हैं उनमें ही राष्ट्र के संचालन की शक्तियां होती हैं। अब जो हमारा राजतंत्र सरकार होती है, अब देखिए जब किसी देश का जिसमें राजतंत्र सरकार है उसमें राजा मर गया, मतलब राजा की मृत्यु हो जाए, तो उसके पश्चात उसकी जो कुर्सी होगी, मतलब उसका जो पद होगा, उसका जो सबसे बड़ी जो संतान होगी, जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही संभालेगा। मतलब राजा की मृत्यु के पश्चात राजशक्ति स्वयं में ही उनकी जो सबसे बड़ी संतान होगी उसे मिल जाएगी और वो उसे हस्तांतरित हो जाएगी। मतलब जो राजतंत्र होता है उसमें जो पद होता है वो वंशानुगत होता है। पद क्या होता है? वंशानुगत होता है। और इसके अलावा जो राजा के अतिरिक्त मंत्रियों का एक समूह भी शासन चलाने में सहयोग देता है। एक मंत्रियों का समूह भी होता है। इसके अलावा राजा जो होता है उनके जो निर्णय है उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होता कि वो उनका ही निर्णय मांगने, जो राजा होता है। अब इसमें परेशानी क्या होती है? इसमें परेशानी बहुत सारी होती है। एक तो जो प्रजा जो है वो प्रजा के द्वारा अपने शासक का चुनाव ना कर पाना। जो प्रजा होती है वो अपने शासक का चुनाव नहीं कर सकती। किसमें? राजतंत्र में प्रजा अपने शासक का चुनाव नहीं कर सकती। और यदि जो राजा है उसका जो पुत्र है, जो सबसे बड़ा, जिसे वंशानुगत कुर्सी मिल गई, अगर वो शासन करने के लिए अयोग्य है, मतलब वो शासन करने के लिए काबिल नहीं है, वो शासन नहीं कर सकता, इतना उसमें वो नहीं है, तो भी जो प्रजा होगी उसे एक अयोग्य शासक झेलना पड़ता है। तो ये जो राजतंत्र है ये पूरी तरीके से बेकार है। वरना आज भी जो हमारा ब्रिटेन है उसमें राजतंत्र चल रहा है। जो इंग्लैंड है उसमें राजतंत्र चल रहा है, जो कि इंग्लैंड की जो रानी है वो एलिजाबेथ जीतते हैं। और बहुत सारे देश भी हैं जिनमें राजतंत्र चल रहा है। और अब उनकी जगह पर प्रिंस जो है, किंग चार्ल्स आ चुके हैं, जो प्रिंस है वो आ चुके हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं, नेक्स्ट तंत्र की तरफ, तानाशाही तंत्र। देखिए इस प्रकार की जो व्यवस्था है, ये तानाशाही तंत्र है, इस प्रकार की व्यवस्था में संपूर्ण जो सत्ता होती है, जो पूरी सत्ता होती है वो एक व्यक्ति में निहित होते हैं। मतलब एक व्यक्ति के हाथ में या एक व्यक्ति के व्यक्तियों के एक छोटे से समूह में निहित होती है। जो तानाशाही है इसमें जो जो पूरी संपूर्ण सत्ता जो होती है, पूरी जो सत्ता होती है वो एक ही व्यक्ति या अथवा व्यक्तियों के समूह में होती है। एक व्यक्ति हो या छोटा सा व्यक्तियों का समूह हो, एक व्यक्ति या व्यक्तियों के एक छोटे समूह में होती है। व्यक्तियों के एक छोटे समूह में होती है। छोटे समूह में होती है।
एक छोटे समूह में होती है जो सत्ता होती है, और जो सत्ता को बलपूर्वक प्राप्त करते हैं। ये जो तानाशाही होती है, इसमें जो जिन व्यक्तियों के पास जो सत्ता होती है वो सत्ता को बलपूर्वक प्राप्त करते हैं। और जो एक तानाशाह सत्ता को राजतंत्र समान वंशानुगत से नहीं प्राप्त करते। ये तानाशाह होते हैं, ये जो सत्ता होती है ये किसी वंशानुगत या इन्हें अपने पूर्वजों से नहीं मिली होती। ये जो सत्ता होती है, ये सरकार में लोगों को कोई भागीदारी नहीं होती। जो सरकार होती है, इनकी जो सरकार में लोगों की भागीदारी नहीं होती, और सरकार को जो भी चुनौती देता है उसे यहाँ पर दंडित होना पड़ता है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल रहे हैं पाकिस्तान आदि में। पाकिस्तान पाकिस्तान, इटली, जर्मनी, इस सभी के एग्जाम्पल रहे हैं। और पाकिस्तान इस प्रकार के सत्ता जो तंत्र है, इसके द्वारा वर्षों तक शासित किया गया था। इटली और जर्मनी, क्या इटली और जर्मनी इसके क्या रहे हैं, ये उदाहरण रहे हैं। और जो हमारे इटली था उसमें मुसलिन, और जो हमारा जर्मनी था उसमें हिटलर ने शासन किया था। तो अपने नेक्स्ट उस पर चलते हैं, प्रजातंत्र पर, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। देखिए जो डेमोक्रेसी वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। जो प्रजातंत्र सरकार है वो सबसे अधिक सर्वाधिक लोकप्रिय और एक प्रचलित स्वरूप है। इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो स्वयं वोट डालकर स्वयं सरकार को चुनने की स्वतंत्रता होती है। इसमें व्यक्ति को स्वयं सरकार चुनने की स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता होती है। जो व्यक्ति होते हैं उन्हें स्वतंत्रता होती है कि वो अपनी स्वयं सरकार चुन सकें। और इसमें जो होता है, इसमें अंतिम शक्ति जनता के ही हाथ में होती है। जो अंतिम शक्ति होती है वो जनता के हाथ में होती है, कि जो प्रत्येक जो वयस्क नागरिक के पास वोट देने का अधिकार होता है। और जो एक प्रजातांत्रिक सरकार अपने कार्यों के लिए जानी जाती है। अब जो हमारा डेमोक्रेसी है वो दो शब्द से मिलकर बना है, एक तो डेमो और एक दूसरा क्रेसी। एक तो नए पेज ले लेते हैं, एक तो हमारा, तो नए पेज पर लिख लेते हैं अपना प्रजा प्रजातंत्र। तो जो डेमोक्रेसी होती है, वो जो डेमोक्रेसी है किससे, डेमो और दूसरा जो शब्द है क्रेसी से बनी है, जो कि ग्रीक शब्द है। जो डेमो और क्रेसी से बनी है, जिसका अर्थ है, डेमो का मतलब है जनता, और क्रेसी का मतलब है नियम, जिसका मतलब है जनता के नियम। और जो प्रजातंत्र है वो सर्वप्रथम सबसे पहले एथेंस में लागू हुआ था। कहाँ हुआ था, एथेंस में हुआ था, ये आपको याद रखना है। कहाँ हुआ था, एथेंस में हुआ था। जो प्रजातंत्र है वो सबसे पहले एथेंस में हुआ। एथेंस में हुआ था, कब हुआ था, 505 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व एथेंस में जो ग्रीक है उसमें हुआ था। अब जो हमारी प्रजातंत्र होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। प्रजातंत्र है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला जो होता है प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष, पहला प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। और जो हमारा दूसरा होता है वो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है। अब देखिए जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है, इसमें जो हर एक जो नागरिक होता है, प्रत्येक वैश्विक नागरिक जो होता है वो देश के छोटे बड़े हर एक निर्णय जो होते हैं, वो निर्णय के जो विषय विषय होते हैं, ये अपने मत देता है। जो भी विषय होंगे उसमें अपना मत देगा। लेकिन जो प्रत्यक्ष जो प्रजातंत्र होगा, इस तरह की जो व्यवस्था होती है कम जनसंख्या वाले देशों में होती है। किसमें होती है, कम जनसंख्या वाले देशों में, कम जनसंख्या वाले देशों में, कम जनसंख्या वाले देशों में होती है। और जो अप्रत्यक्ष होता है, ये विश्व के बहुत सारे देशों में है जो अप्रत्यक्ष है, क्योंकि इसमें के द्वारा जो लोग होते हैं अपने मतों से अपने एक नेता को चुनते हैं।
और ये जो नेता चुने जाते हैं अपनी सरकार बना लेते हैं, और ये जो नेता होते हैं ये जनता के प्रतिनिधि बनकर अपनी ओर से निर्णय लेते हैं, जनता के प्रतिनिधि बनकर। तो ये हमारा अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। और जो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का दूसरा रूप राष्ट्रपति शासन है। क्या है? राष्ट्रपति शासन है दूसरा जो रूप है डेमोक्रेसी का। तो आगे चलते हैं। देखिए, एक दूसरी तरह की सरकार जो राजतंत्री, जिसमें राजा रानी के पास वो होती है, और राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा समूह होता है, और अपनी चर्चा और निर्णय उनके द्वारा भी कर सकता है। और लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा यानी अपने निर्णय के आधार नहीं बताने होते, ना ही उन्हें अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। तो लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी और निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण होती है, जो प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? यहाँ पर जो है थोड़े से क्वेश्चन दे रखे हैं। जी हाँ, जो लोग होते हैं वो लोकतंत्र में भागीदारी उनके निर्णय को लेने में महत्वपूर्ण होती है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लोकतांत्रिक सरकार। देखिए, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। भारत जो है एक लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबे समय से लड़ाई लड़ी थी, और संसार में भी ऐसे कई देश हैं जो जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया। जैसे हमारा अमेरिका आदि हो गया, जर्मनी और फ्रांस आदि हो गया, बहुत सारे जो देश थे उन्होंने भी लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया था। और लोकतंत्र में क्या महत्वपूर्ण बात थी कि लोकतंत्र जो था वो लोगों में स्वाधिक प्रयोग होगी। देखिए, जो लोकतंत्र था, लोकतंत्र की मुख्य बात यह थी कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति है होती है। और एक अर्थ में कहें, एक ही बात में कहें कि जो लोकतंत्र है वो लोगों का ही शासन है। तो जो लोकतंत्र में मूलभूत जो विचार होते हैं कि लोगों को नियम बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। जो लोग होते हैं नियमों में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। और आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, और प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे सीधे भाग नहीं लेते। जो प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इसमें एक मतदाता के उंगली पर स्याही लगाई जा रही है, जिससे निशान रहे कि जो मतदाता है वो एक सिर्फ एक ही बार वोट डाले, दोबारा वोट ना डाले, एक बार वोट डाले। आइए आगे चलते हैं। देखिए, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो लोग होते हैं, और ये जो प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। ये सभी प्रतिनिधि होते हैं, यही मिलकर जो सारी जनता होती है उनके लिए निर्णय लेते हैं। और जो सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे दे। इसका मतलब है कि कोई भी सरकार तब तक वैसा नहीं कह सकती वो सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं दे दे। ठीक है, जो वोट देने का अधिकार था वो पहले सिर्फ उन्हीं लोगों को था जो अमीर हो, जिनके पास संपत्ति हो, और जो टैक्स चुकाते हो। और महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि महिलाओं को ये कह दिया जाता था कि वो महिला युद्ध नहीं लड़ सकती, वो इतनी मासूम होती है कि वो राजनीति उनके वश में नहीं है। और वोट देने का अधिकार विश्व भर में महिलाओं एवं निर्धनों को नहीं था। वो अपने अधिकार प्राप्त कर, और इन्हें अपने जो अधिकार था ये जो वोट देने का, इन्हें बहुत सारे संघर्ष भी करने पड़े। और लेकिन क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतंत्र में जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लोकतांत्रिक सरकारों में औरत और गरीबों को चुनाव में भागीदारी नहीं लेने दी जाती थी, मतलब उन्हें भागीदार नहीं बनाया जाता था। और अपनी शुरुआती दौर में जो सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार देती थी जो पढ़े लिखे हों, मतलब शिक्षित हों, और जिनके पास अपनी संपत्ति हो, मतलब वो टैक्स देते हो। और इसका मतलब था कि जो औरतें और गरीब और अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था। जो औरत और गरीब और अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था, और ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के साथ चलता था जो ये गिने चुने पुरुष बना देते थे। और भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। जो ब्रिटिश थे उन्होंने बहुत ही कम भारतीयों को वोट देने का अधिकार दे रखा था, जो कि उन्हीं पुरुषों को था जो शिक्षित थे, और जिनके पास संपत्ति थी, उन्हीं के पास था जो वोट देने का अधिकार था।
और इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। और गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया और उन्होंने जोरों शोरों से मांग भी उठाई। और जो 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता। ये जो क्या कहा था कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता, जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। और ये जो दिन भर अपने पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करते हैं, यह वोट नहीं दे सकते क्योंकि गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ये जो ये जो वाक्य हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता थे, पिता हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता थे गांधी जी, उन्होंने लिखा था। किस में लिखा था? यंग पत्रिका में। कब लिखा था? 1931 में। यंग पत्रिका में, इंडिया यंग इंडिया पत्रिका में जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने लिखा था। तो हम इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, जो सरकार है, जो विश्व में सरकार है, देखिए संसार में कहीं भी सरकार ने स्वेच्छा से, मतलब पूरी तरीके से अपनी शक्ति लोगों के हाथ में नहीं बांटी। ये पूरे यूरोप और अमेरिका में महिला और गरीबों को सरकार में कार्य और भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिला द्वारा मताधिकारों के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ ली, क्योंकि इस दौरान जो पुरुष और सभी पुरुष जो थे वो युद्ध लड़ने गए थे। कहाँ गए थे? युद्ध लड़ने गए थे। अब जो फैक्ट्री आदि थी, अब जो हथियार बनाने के लिए जो पुरुषों की कमी पड़ने लग गई थी, तो इसलिए जो महिलाएं आदि थी उन्होंने घर से बाहर निकलकर ये काम संभाला और वो हथियार आदि बनाने लगी और फैक्ट्री में काम करने लगी। तो जो विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो ये पकड़ थी, ये मजबूत हो गई। ये मज, इस दौरान मजबूती पकड़ी जो महिलाएं थी। और इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे स्रेफ मूवमेंट कहते हैं। और जो स्रेफ का मतलब है वो वोट देने का अधिकार है। ये युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं की उनकी क्षमता के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी हैं कि महिला ये काम नहीं कर सकती, और इस तरह के निर्णय को लेने के समान रूप से योग्य मानने जाने लगा। और जो महिलाएं थी वो मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई, भूख हड़ताल की। और जो अमेरिका में औरतों को जो वोट देने का अधिकार था वो 1920 में मिला, और अमेरिका को 1920 में मिला था, और जबकि जो इंग्लैंड था उसे 1928 में यह अधिकार कुछ सालों बाद दिया था, जो अमेरिका था। और इसके बाद जो पार्लियामेंट एक्ट आया था जिसमें भारत में आजादी से पहले जिसे महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। अब जो महिलाएं आदि थी उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। जो महिलाएं एवं निर्धन जो लोग थे उन्होंने अपने मताधिकार के लिए बहुत संघर्ष किया था। जो महिलाएं एवं निर्धन लोग इन्होंने अपने अधिकार, वोट के अधिकार को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया था, क्योंकि मताधिकार एक ऐसा ही अधिकार था जो प्रारंभ में महिलाओं के पास नहीं था। जो महिलाएं थी उनके पास मताधिकार नहीं था, और उन्हें बहुत सारी धारणाओं के साथ यह कह दिया जाता था कि महिलाएं युद्ध नहीं लड़ सकती, वो इतनी मासूम होती हैं कि वो राजनीति उनके वश में नहीं है, ऐसा कह दिया जाता था। या कभी उनके पास तो कोई संपत्ति नहीं और ना ही वह कर अदा कर सकती हैं, तो इसलिए वो वोट भी नहीं डाल सकती, और उनमें निर्णय लेने की कम क्षमता है, ये भी कह दिया जाता था। या काम के प्राकृतिक विभाजन के आधार पर उनका एकमात्र स्थान उनका घर था, और यदि वह घरों से बाहर निकलती तो बच्चों को कौन संभालेगा, और फिर पति पत्नी में झगड़े आदि भी प्रारंभ होंगे। तो इस वजह से जो महिलाओं आदि को वोट के अधिकार से वंचित रखा जाता था। तो अब सबसे पहले जो आंदोलन किया था महिलाओं ने, वो अमेरिका में किया था। कब किया था? 1848 में। महिलाओं ने, जो अमेरिकी महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। और इस महिला
इसे महिला मताधिकार आंदोलन कहा गया और ये धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। और ब्रिटेन में ये आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1870 में प्रारंभ हुआ और यहाँ की महिलाओं ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया क्योंकि उन्हें मत अधिकार से वंचित रखा गया था। और 30 लाख महिलाओं ने, कितनी? 30 लाख महिलाओं ने मत अधिकार की मांग करते हुए एक याचिका पर हस्ताक्षर किए थे, अपने सिग्नेचर किए थे। और उन्होंने अपने विरोध को प्रदर्शित करने के लिए अपने आप को जंजीरों के द्वारा जंगलों में बांध लेती। कभी वे डाक पेटियों को जला देती तो कभी खिड़की अथवा सड़कों पर खंबे के बल्ब तोड़ देती। अंत 1928 में 1928 में ब्रिटेन ने मताधिकार को अपनाया था। कौन से मताधिकार को? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया था। जो ब्रिटेन था उसने 1928 में अपनाया था। कब अपनाया था? 1928 में अपनाया था। और फ्रांस की महिलाओं ने भी मताधिकार के लिए संघर्ष किया और 1779 में, कब? 1779 में जो फ्रांस की जो महिलाएं थी उन्होंने विरोध किया था। किसने किया था? फ्रांस। फ्रांस की महिलाओं ने, देखिए एक पेज ले लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं कि कब कब किस महिला ने, किस किस देश की महिला ने विरोध किया था। तो 1848 में अमेरिका की महिलाओं ने किया था। और फिर 1870 में ब्रिटेन की महिला ने किया था। और फिर 1928 में एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार निकाला था ब्रिटेन ने। और फिर 1779 में, सॉरी 89 में, 1789 में जो फ्रांस था उसमें क्रांति हुई। जो फ्रांस था उसमें 25 वर्ष से कम उम्र के, 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों को, वो सॉरी ज्यादा उम्र के लोगों को मताधिकार मिला था। और 25 वर्ष के से कम उम्र के लोगों को वंचित रखा गया था, और गरीबों को और महिलाओं को। तो अब 1944 में फ्रांस में क्या हुई? क्रांति हुई। किसके लिए? मताधिकार के लिए। कब हुई थी? 1944 में फ्रांस में हुई थी और उन्हें मताधिकार दे दिया गया था। फ्रांस को कब मिला? 1944 में मताधिकार मिला था। और सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार देने वाला कौन सा देश था? न्यूजीलैंड। 1893 में किसने दिया था? न्यूजीलैंड ने दिया था, महिलाओं को मताधिकार दिया था। सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार देने वाला जो देश था वो न्यूजीलैंड था, जिसने 1893 में दे दिया था। और ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं को 1902 में मिला। कब मिला? 1902 में ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं को, ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं को मिला। और संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं को 1920 में मिला था, जैसे कि हम पीछे भी पढ़कर आए थे। तो सो गाइस, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि जो आपको चैप्टर है वो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और चैप्टर आपको सही समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और फिर शायद ही आपको कोई भी डाउट हो वीडियो के लिए या आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको उसे समझा सकते हैं। और आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।